मुद्रा का महत्व। मुद्रा का महत्व आधुनिक युग में हम देखें तो आधुनिक युग में मुद्रा का बहुत अधिक महत्व है। आधुनिक युग में मुद्रा का बहुत अधिक महत्व है। उत्पादन के जो क्षेत्र है, उत्पादन के जो उपादान है, इन सभी उपादानों में भी मुद्रा का विशेष महत्व है। पहला उपभोग के क्षेत्र में, उपभोग क्षेत्र में मुद्रा का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा के द्वारा कोई भी उपभोक्ता है, मुद्रा के द्वारा कोई भी उपभोक्ता है, वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उपभोक्ता मुद्रा के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वे मुद्रा का जब चाहे तब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं उपभोक्ता है, वे जब चाहे तब अपने मुद्रा का क्या करते हैं खर्च करते हैं, क्योंकि बिना खर्च किए हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकते। तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपभोक्ता द्वारा क्या की जाती है, मुद्रा व्यय की जाती है, खर्च की जाती है। मुद्रा के कारण ही उपभोक्ता कोई भी वस्तु जब चाहे तब क्या कर सकता है, उपभोग कर सकते हैं। मुद्रा के कारण ही उपभोग के क्षेत्र में काफी सरलता, कोई भी उपभोक्ता में आसानी से क्या कर सकता है, मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता क्या है, वस्तु एवं सेवाओं को उपभोग करने के लिए भी स्वतंत्र है। यदि उसके पास मुद्रा है तो वे उपभोक्ता क्या है, स्वतंत्र है। दूसरा, उत्पादन के क्षेत्र में एक उत्पादन करता है, वे उत्पादन के कार्य में लगा रहता है। एक उत्पादन करता है, उत्पादन के कार्य में लगा रहता है। उत्पादन कार्य करने के उत्पादन के साधनों को, उत्पादन के जो साधन है इनको उनका पुरस्कार देता है मुद्रा के रूप में। इनके साथ साथ यदि हम देखें तो उत्पादन कार्य करने के लिए सिर्फ उत्पादन के साधन के साथ साथ बैंक, व्यापारिक संस्थाएं, मशीनों का भी होना आवश्यक है। औद्योगिक संस्थाओं में मशीनें, कल पुर्जे जिस काम करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र है, इसका क्या किया जाता है, कारखानों का निर्माण करना, कच्चे माल क्रय करना, प्रबंधक है, विशेषज्ञ है, इन सब के द्वारा क्या होती है, उत्पादन कार्य किए जाते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि प्रबंधक है, मजदूर है, इन सबको उत्पादन कार्य के बदले उनका पुरस्कार दिया जाता है और जो पुरस्कार दिए जाते हैं वे मुद्रा के रूप में दी जाती है। तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में। पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन मुद्रा के कारण आज विनिमय का क्षेत्र है काफी विस्तृत हो गया। विनिमय का क्षेत्र काफी बढ़ गए, विस्तृत हो गए। हम आज मुद्रा के द्वारा कहीं से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय या सेवाओं का क्रय विक्रय आसानी से कर सकते हैं। चौथा है वितरण। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का वितरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान। वितरण, उत्पादन के क्षेत्र क्या हो गए, व्यापक हो गए। उत्पादन क्षेत्र पैमाना या क्षेत्र क्या हो गया, बड़ा हो गया, विस्तृत हो गए। उत्पादन कार्य करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन के साधनों को लगाना पड़ता है। जितने भी उत्पादन के साधन है इसको हमको लगाना पड़ता है और जितने अधिक मात्रा में या बड़े पैमाने पर हम उत्पादन के साधन को लगाते हैं तो उत्पादन के जो साधन होते हैं वे भी अधिक मात्रा में, बड़ी मात्रा में क्या चाहते हैं, जितने उत्पादन के साधन है वो सभी बड़ी मात्रा में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, मेहनताना प्राप्त करना चाहते हैं।
मजदूर है। उत्पादन में भूमि लगी हुई, मजदूर, पूंजी लगी हुई, और इसमें प्रबंधक, ये सभी क्या कहते हैं, बड़ी मात्रा में मेहनताना प्राप्त करना चाहते हैं। ये इसके कारण संभव पाई है, मुद्रा के कारण ही संभव पाई है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्व क्षेत्र में। राजस्व क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्व में क्या होता है, आय व्यय, सरकार की आय व्यय का ब्यौरा होता है। राजस्व के अंतर्गत सरकार की आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सरकार को कितनी मात्रा में आय की प्राप्ति होती है और सरकार को कितनी मात्रा में व्यय करना है, ये मुद्रा के कारण ही संभव पाई। क्योंकि आय और व्यय, और आय की प्राप्ति सरकार को कहां से होती है, कर के रूप में प्राप्त होती है। सरकार में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाती है। सरकार भी क्या करती है, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाती है। तो सरकार को कर के माध्यम से आय की प्राप्ति होती है और ये मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है। यदि मुद्रा नहीं होती तो सरकार को वस्तु और सेवा पर कर लगाने में असुविधा होती, कठिनाइयां होती। इस प्रकार राजस्व क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद हम देखते हैं मुद्रा के दोष। मुद्रा के दोषों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आर्थिक दोष, सामाजिक दोष। मुद्रा के अनेक दोष है। अनेक दोषों में से दो मुख्य दोष है, आर्थिक दोष और सामाजिक दोष। तो आर्थिक दोष में हम देखते हैं व्यापार चक्र। व्यापार चक्र मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते रहते। मुद्रा के कारण क्या हो रही है, अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते रहते। अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। व्यापार चक्र का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है और यही व्यापार चक्र है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, यदि किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, कीमत बढ़ने से उसकी मांग घटेगी। कीमत बढ़ने से क्या होगी, मांग घटेगी। यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ती है। तो मांग बढ़ने से क्या होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। मांग कम होने से, कीमत कम होने से क्या होता है, व्यापार में वृद्धि, क्योंकि डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से व्यापार चक्र बढ़ता है। अब एक बात और है, हम देखते हैं समाज में जो निर्धन वर्ग के व्यक्ति हैं, समाज में निर्धन व्यक्ति है, निर्धन या गरीब वर्ग के व्यक्ति है, उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इनका सबसे अधिक प्रभाव निर्धन वर्ग पर पड़ता है। ये है पहला दोष। दूसरा है पूंजीवादी प्रणाली सुदृढ़। मुद्रा के कारण क्या हो रही है, पूंजीवादी प्रणाली सुदृढ़ हो रही। मुद्रा के कारण समाज में हम देखते हैं समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो रही, पूंजीवादी। मुद्रा के कारण क्या हो रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि मुद्रा के कारण जो पूंजीपति है, उद्योगपति है या धनिक वर्ग के व्यक्ति है, उनको क्या हो जाता है, आसानी से उधार धन मिल जाता है। जो पूंजीपति है या धनिक वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको आसानी से अधिक मात्रा में क्या मिल जाता है, उधार मिल जाता है। उधार मिलने के कारण क्या होती है, वे उत्पादन क्या कर सकते हैं, उत्पादन अधिक मात्रा में कर सकते हैं। इससे क्या होगी, धनिक वर्ग और निर्धन वर्ग की, इससे क्या होगा, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीपति है, उद्योगपति है या धनिक वर्ग के व्यक्ति, उनको उधार धन मिल जाता है, उनको आसानी से अधिक मात्रा में अधिक पूंजी की प्राप्ति हो जाती है।
और पूंजी की प्राप्ति होने से क्या होगा समाज में, यदि हम देखें तो गरीबी और अमीरी, गरीबी और अमीरी में क्या होगा, भेदभाव, गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं अमीर वर्ग भेदभाव करेगा। और समाज में हम देखते हैं समाज में आय के असमानता उत्पन्न होता है। समाज में यदि हम देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना नहीं हो रही, लेकिन समाज में हम देखें तो आय की असमानता उत्पन्न हो रही है, आय की वितरण में असमानता हो रही है। धनिक वर्ग के व्यक्ति और धनी होता जा रहे हैं और निर्धन वर्ग के व्यक्ति और निर्धन होता जा रहे हैं। तीसरा है मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव, मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव। यदि हम देखें तीसरा दोष क्या है, मुद्रा की मात्रा अधिक होने से, मुद्रा की मात्रा चलन में अधिक होगी, यदि चलन में मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो उनकी क्रय शक्ति क्या होगा, कम हो जाएगा। आज जैसे हम स्थिति देख रहे हैं, आज सभी के पास मुद्रा है लेकिन उनकी क्रय शक्ति कम हो गई। क्यों क्यों कम हो गई, मुद्रा की जो कीमत है कम हो गई। हम अधिक मुद्रा देकर कम वस्तु खरीद रहे हैं, वस्तु हम जो खरीद रहे हैं उसके लिए हमको अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, अधिक कीमत चुका करके हम कम वस्तु प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार क्रय शक्ति का क्या हो रहा है, अभाव हो रहा है। और क्रय शक्ति का अभाव के कारण मुद्रा की जो कीमत है क्या हो गई है, शून्य हो गई है, मुद्रा कीमत शून्य हो गई। इस प्रकार ये तीसरा दोष है। चौथा दोष अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन। मुद्रा के कारण क्या हो रही है, पूंजीकरण हो रहा है, केंद्रीकरण। किसी एक व्यक्ति के पास पूंजी केंद्रीकृत हो गई और वह अधिक उत्पादन कर रहे, मतलब एक व्यक्ति के पास क्या हो गई, पूंजी की मात्रा अधिक हो गई है, पूंजीकरण जिसको हम कहते हैं, केंद्रीकरण, पूंजी का केंद्रीकरण। और पूंजी का केंद्रीकरण होने के कारण उनके द्वारा अधिक उत्पादन किया जाता है। इससे क्या होगा, अति उत्पादन होने से क्या होगी, उत्पादनकर्ता को हानि होगी। यदि हम किसी भी वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं और उसकी मांग कम है तो उनकी बिक्री नहीं होगी, और बिक्री नहीं होने से क्या होगा, पूंजीपति को उत्पादनकर्ता को इससे हानि होगी। ये है अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन। दूसरा दोष है सामाजिक दोष, शोषण। सामाजिक दोष में पहला है शोषण। आज हम देखते हैं मुद्रा के कारण मनुष्य अधिकतम धन कमाने की इच्छा रखने लगा। आज हम देखते हैं धन या मुद्रा के कारण क्या हो गई, लोग अधिक धन कमाने की इच्छा, इससे वह स्वार्थी बन गए, इससे वह क्या हो गए, स्वार्थी बन गए। स्वार्थी बन गए, धन कमाने की लोलुपता बढ़ गई, लोगों में धन कमाने की लोलुपता बढ़ गई। और धन कमाने की लोलुपता के कारण हम देखते हैं तो ये मजदूरों का शोषण करने लगा है, मजदूरों को उचित मजदूरी न देकर के उनका शोषण। क्या बताओगे सामाजिक दोष में, शोषण में? आज हम देखते हैं समाज में व्यक्ति धन कमाने के लिए, समाज में हम देखते हैं लोग अधिक धन कमाना चाहते हैं, अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं और धन कमाने की लोलुपता, धन कमाने की लोलुपता लालच बढ़ गई। सभी व्यक्ति धनिक बनना चाहते हैं और धनिक बनने के कारण आज हम देखते हैं समाज में श्रमिकों को उचित मजदूरी दी जाती है, श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, श्रमिकों को उचित मजदूरी दी जा रही है। ये पहला है सामाजिक दोष। दूसरा है शत्रुता है मिश्र। धन के कारण, मुद्रा के कारण क्या हो गई है, लोगों में प्रतियोगिता और अधिक हो गए, प्रतियोगिता और क्या हो गई है, अधिक हो गई है। धन कमाने की प्रतियोगिता तीक्ष्ण हो गई है, बढ़ गई है। और यही धन कमाने की जो लोलुपता है ये शत्रुता ईर्ष्या को पैदा करी, जिसका नाम देखते हैं शत्रुता और ईर्ष्या की भावना बढ़ गई है।
आज धन के कारण, मुद्रा के कारण या संपत्ति के कारण देखें, पिता पुत्र है, पिता पुत्र है, इसमें क्या होगी, शत्रुता बढ़ गई, लालच में, धन के लालच में पिता पुत्र है, माँ बाप में, भाई भाई बहन हम देखते हैं शत्रुता के भाव बढ़ते जा रहे हैं। और कई बार यही मुद्रा जो मौद्रिक है वे परिवार में क्या कर रहे हैं, शांति भंग कर, यही धन है, यही मुद्रा में क्या करिए, समाज में, परिवार में शांति भंग करिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं माँ बाप, पिता पुत्र है, भाई भाई, इसमें क्या हो रही है, शत्रुता या ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो रही है। और इससे क्या हो रही है, समाज में अनेक प्रकार के, समाज में हम देखते हैं, समाज में अनेक प्रकार की, कई प्रकार की, अनेक प्रकार की उदाहरण देखने को मिलती है। पिता पुत्र को, भाई भाई को, माँ बाप को, बाप माँ को, इस प्रकार इसमें क्या हो रही है, मार पीट हो रहे, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, किसके लिए, मुद्रा के लिए। और तीसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक, मुद्रा में सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है। यदि आज हम देखें तो समाज में धन ही सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक बन गए। जिसके पास धन है उनकी समाज में क्या होती है, मान सम्मान होता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है। जिसके पास धन अधिक है उनकी क्या होती, समाज में मान सम्मान हो रहे हैं, उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रतिष्ठा के कारण आज हम देख रहे हैं, प्रतिष्ठा के कारण क्या हो रहे हैं, अनेक प्रकार की कुरीतियां भी उत्पन्न हो रही। प्रतिष्ठा के कारण अनेक प्रकार की कुरीतियां उत्पन्न हो रही हैं। लोग प्रतिष्ठा के कारण अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम देखते हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रही है, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, अधिक से अधिक पूंजी कमाने के लिए लोग नैतिक अनैतिक कार्य करने के लिए विवश हो रहे हैं। मतलब किसी भी तरह के समाज में हम देखें तो पैसा के लिए कोई भी तरह के कार्य करने में तैयार है, चाहे नैतिक कार्य हो या अनैतिक कार्य हो, किसी भी तरह से हमारे पास पैसा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज किसको देखता है, जिसके पास संपत्ति है, धन है, उसी को देखता है, उसी को प्रतिष्ठा मान सम्मान दी जाती है। इन्हीं कारणों से लोग क्या हो रहे हैं, मुद्रा के प्रति लोलुपता बढ़ गई। ये दोष है। इसके बाद देखते हैं मुद्रा पूर्ति के घटक। मुद्रा पूर्ति के घटक में भारत में मुद्रा की माप, हमारे भारत देश में मुद्रा की जो माप है, इनको 4 भागों में बांटा गया, 4 प्रकार से बताए गए। M1 माप, M2 माप, M3 माप और M4 माप, ये 4 प्रकार से माप बताई गई। अब हम देखते हैं कि हम हमारे भारत देश में माप मुद्रा आपूर्ति के 2 घटक, एक चलन मुद्रा जो चलन में सिक्के, कागजी नोट चलन मुद्रा है, और दूसरी जमाएं चेक द्वारा निकाली जा सकने वाली मांग जमाएं। चेक द्वारा भारत में मुद्रा की जो घटक उसके हम देखें तो पहला है जो चलन में है, जो सिक्के और कागजी नोट चलन में, और दूसरा है जमा, चेक के द्वारा जमा की जाती है। और इन्हीं के आधार पर मुद्रा की माप को बताया गया है। तो पहला है M1। M1 में यदि हम देखें तो M1 में C प्लस DD प्लस OD। C मतलब जो चलन में जनता द्वारा, C मतलब जनता द्वारा जो वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जनता द्वारा जो क्या की जाती है, वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, क्या है, सिक्कों के रूप में या नोट के रूप में। क्या लिखोगे, C बराबर
जनता द्वारा, जो चलन में, चाहे वे सिक्के हो या नोट। डीडी डिमांड डिपॉजिट लोगों द्वारा क्या की जाती है? डिपॉजिट किया जाता है। व्यापारिक बैंकों के पास रखी गई जनता की मांग जमाएं। व्यापारिक बैंकों के पास, व्यापारिक बैंक के पास क्या है? लोगों की मांग जमाएं। हम सब क्या करते हैं? बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। तो व्यापारिक बैंक के पास हमारी जो संपत्ति है, मुद्रा है, इसको डीडी कहा जाता है। डिपॉजिट जनता द्वारा व्यापारिक बैंकों के पास जो जमा पूंजी है, मुद्रा है। और ओडी अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट। ओडी मतलब अदर डिपॉजिट, अन्य जमाएं। जैसे हम देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थान। भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्या होते हैं? जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, उनको केंद्रीय बैंक के पास अपनी मांग जमाएं जमा करनी पड़ती है। आप सबको मालूम होना चाहिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक है, वे बैंकों का बैंक है। बैंक स्थापित करने के लिए हमको रिजर्व बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है। और रिजर्व बैंक से हमको परमिशन लेना है तो कुछ प्रतिशत हमको अपनी मांग जमा कर केंद्रीय बैंक के पास धरोहर के रूप में जमा करनी पड़ती है। और भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी भी केंद्रीय बैंक, अन्य जमा में भारतीय जो रिजर्व बैंक है, उनके पास जो केंद्रीय बैंक, विदेशी केंद्रीय बैंक या अन्य जो बैंक है, इनको क्या करनी पड़ती है? मांग जमा करनी पड़ती है। ये अन्य जमा में शामिल किया जाता है। तो यदि हम M1 की सूत्र देखें, M1 बराबर C प्लस डबल DD प्लस OD, इन सब M1 में शामिल होती है। M1 में शामिल होती है C जनता द्वारा, C जनता द्वारा जो व्यापारिक बैंकों के पास क्या की जाती है? जमा की जाती है। D डिपॉजिट, हमको क्या करनी पड़ती है? बैंकों के पास मुद्रा रकम जमा करनी पड़ती है। व्यापारिक बैंकों के पास जो जनता की जमाएं हैं, जितने भी व्यापारिक बैंक है, इन व्यापारिक बैंकों को हमको क्या करनी पड़ती है? रकम जमा करनी पड़ती है। ये जमाएं भी इसमें शामिल होती है। ओडी अन्य जमाएं, इसको भी इसमें शामिल की जाती है। ठीक है। अब M2 में क्या है? M2 की माप करने के लिए M1 की सारी जो जमाएं, M2 याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? M1 की सभी जमाएं, चाहे जनता द्वारा हो, व्यापारिक बैंक द्वारा हो या अन्य जमाएं, इन सभी के अलावा डाकघर के पास जनता की जमाएं भी शामिल होती है। M2 में क्या होता है? M2 में M1 की सारी जो जमाएं होती है। अब सारी जमाएं जनता द्वारा व्यापारिक बैंक के पास जो जमा, व्यापारिक बैंक के पास जो जमा और अन्य जमाएं, इन सभी जमा के अलावा डाकघर के पास जनता की जमाएं भी इसमें शामिल की जाती है। M2, तो M2 याद करने के लिए क्या है? M2 बराबर M1 प्लस डाकघर के पास जनता की जमाएं, ये आपको लिखना है। M2 निकालने के लिए M1 की जितने भी जमाएं हैं, इन सभी जमाओं के अलावा डाकघर के पास जनता की जो जमाएं, इनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। M3 मार्क, M3 यदि हमको निकालना है तो M1 है। M1 में क्या क्या बातें हैं? जनता द्वारा जमाएं की जाती है। चलन, जो जनता द्वारा जो हम देखते हैं चलन में होती है, सिक्के या मुद्रा, इनको जमा करते हैं। व्यापारिक बैंक के पास जो जमाएं
जमा स्वीकार करती है इसको, और अन्य जमाओं के अलावा यदि हम देखें डाकघर के पास जनता की जमा है, जनता की जमा है, और व्यापारिक बैंक के पास शुद्ध सावित्री जमा है। M3 में क्या समझाओगे? M3 में क्या होती है? M1 प्लस व्यापारिक बैंक के पास शुद्ध सावित्री जमा। M3 निकालने के लिए हमको क्या सूत्र लिखना पड़ेगा? M3 बराबर M1 प्लस व्यापारिक बैंक के पास शुद्ध सावित्री जमा राशि। इसको हम M3 में शामिल करते हैं। उसके बाद M4 है। M4 में क्या होती है? M4 बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3। आपको ये बताना है कि M4 माप ज्ञात करने के लिए M1 मतलब जनता के द्वारा चलन में जो मुद्रा होती है, चाहे सिक्का हो या नोट हो, व्यापारिक बैंक के पास जो जमाएं होती हैं और अन्य जमाएं केंद्रीय बैंक के पास जमा की जाती है, उनको डाकघर के पास जनता की जमा है और व्यापारिक बैंक के पास शुद्ध सावित्री जमा, इन सब को हम M4 में शामिल करते हैं। M4 के यदि माप करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सूत्र है M4 बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3। इन सब M1 में क्या होता है? जनता द्वारा जो चलन में होती है, इसको जमा की जाती है। व्यापारिक बैंक के पास लोगों की जमा होती है। अन्य जमा केंद्रीय बैंक के पास अन्य जितने भी बैंक होते हैं, IDBI बैंक हो या केंद्रीय बैंक हो, देश की या विदेश की, इनको इसमें शामिल की जाती है। उसके बाद डाकघर के द्वारा, डाकघर के पास जनता द्वारा जमा की जाती है। डाकघर में भी क्या होते हैं? जमा स्वीकार की जाती है। और M3 की जो बातें हैं, व्यापारिक बैंक के पास शुद्ध सावित्री जमा, M3 को भी लिखना है तो व्यापारिक बैंक के पास शुद्ध सावित्री जमा, इन सब को इसमें शामिल की जाती है। अब हम देखते हैं मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग में क्या होती है? सौदा शक्ति। सौदा करते हैं, सौदा शक्ति मतलब सौदा, सभी व्यक्ति क्या करते हैं? मुद्रा के द्वारा क्या करते हैं? किसी न किसी वस्तु को खरीदते हैं। कोई भी व्यक्ति है, सौदा करता है, खरीदता है नहीं? सबको खरीदना पड़ता है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। तो खरीदने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? आय होना चाहिए। आय का होना आवश्यक है। आय यदि नहीं होगी हमारे पास तो व्यय कहां से, सौदा कहां से करेंगे? तो इसमें आपको बताना है कि सौदा शक्ति में क्या होती है? हमको आय की प्राप्ति होती है, महीना में एक बार मिलता है हमको, महीना में एक बार आय की प्राप्ति होती है। लेकिन हमको क्या करना पड़ता है? प्रतिदिन रोज हमको व्यय करना पड़ता है। हमारी दैनिक आवश्यकता की वस्तु को खरीदने के लिए हमको प्रतिदिन रोज व्यय करना पड़ता है। तो व्यय करने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है? आय को हमको क्या करना पड़ेगा? बचा कर रखना पड़ेगा। नहीं बचाओगे हम रोज खर्च नहीं कर पाएंगे, प्रतिदिन हम खर्च नहीं कर पाएंगे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, इसलिए बचत की जाती है। दूसरा है दूरदर्शिता मांग। मुद्रा की मांग में दूरदर्शिता, भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? अपनी आय में से कुछ रकम बचा कर रखते हैं, जमा करके रखते हैं। यदि हम देखें दूरदर्शिता में तो प्रत्येक उपभोक्ता है, प्रत्येक व्यक्ति है, उनको आय की प्राप्ति होती है। उन आय में से कुछ राशि, कुछ अंश उनको बचत करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में दुर्घटना हो सकती है, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का कुछ अंश बचा कर रखते हैं। यही दूरदर्शिता है। शादी ब्याह करना है, मकान बनाना है, इन सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये भी दूरदर्शिता है ना, सभी में दूरदर्शिता का होना आवश्यक। भविष्य की, भविष्य दूरदर्शिता मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमको बचत करना है। अब बचत नहीं करेंगे तो भविष्य में आप किसी भी अनहोनी
दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसको हमको क्या करना है, सुधार करना है। तो सुधार करने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाने से हमको नहीं अधिक मात्रा में व्यय करनी पड़ती है। आपके पास रकम ही नहीं है, बचत नहीं है, क्या खर्च करें। तो इस प्रकार दूरदर्शिता उद्देश्य है। और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य मतलब सट्टा लगाना नहीं है, हम क्या करते हैं अपनी आस्थाओं को कम करके क्या करते हैं, बचत करते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं। सट्टा लगाना मतलब बॉन्ड्स खरीदना, या क्या करते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। शेयर खरीदना, कोई भी कंपनी की शेयर खरीदना या बॉन्ड खरीदना, ये इसमें सट्टा उद्देश्य में शामिल की जाती है। अब हम देखें इसमें तो किसी क्षेत्र में हम देखें तो किसी क्षेत्र में क्या होती है, ब्याज की दर कम हो जाती है। ब्याज की दर कम होने से हम क्या करते हैं, हम किधर आकर्षित होते हैं, बॉन्ड खरीदने के लिए, पूंजी निवेश करने के लिए हम शेयर खरीदते हैं। शेयर बाजार, और सबको मालूम है शेयर बाजार में कमी या वृद्धि होती रहती है। ठीक है, ये है मुद्रा की मांग। इसके बाद हम देखते हैं तरलता पास। तरलता पास में क्या होती है, ब्याज की दर शून्य हो जाती है। तरलता पास में क्या होती है, ब्याज की दर शून्य हो जाती है। हम पूंजी की पूर्ति को बढ़ाते हैं, हम पूंजी की पूर्ति को बढ़ाते हैं, फिर भी इसकी ब्याज दर में किसी प्रकार की क्या नहीं होती है, बढ़ोतरी नहीं होती है। तरलता पास से आप क्या समझते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर 3 नंबर, तो क्या बताओगे, तरलता पास का तात्पर्य होता है मुद्रा। मुद्रा आप जानते हैं, जैसे हम बैंक में मुद्रा जमा करते हैं तो हमको ब्याज मिलता है। तो आप कहीं भी आप मुद्रा अपनी जमा कीजिए, कितनी भी मात्रा में मुद्रा जमा कीजिए, लेकिन यदि ब्याज की दर शून्य है तो क्या होगा, कितने भी पूर्ति बढ़ा ले आप मुद्रा की, इसमें किस प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ता है। मुद्रा की पूर्ति हम बढ़ाते हैं लेकिन ब्याज की दर में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ब्याज की दर शून्य ही रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तरलता पास करते हैं। आपके पास विनियोग के लिए धन है और बहुत अधिक धन है, और उस धन से आप क्या करें, निवेश करें, लेकिन ब्याज की दर शून्य है, तो इसमें आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होगी, लाभ नहीं मिलेगा। यही तरलता पास है। मुख्य रूप से आपको ये बताना है, तरलता पास में ब्याज की दर शून्य होती है, ब्याज की दर स्थिर होती है। हम पूर्ति को भी बढ़ाएं, जितने अधिक मात्रा में हम मुद्रा जमा करें बैंक में, लेकिन उसकी जो ब्याज की दर उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होते, स्थिर होती है, इसी को हम तरलता पास करते हैं। ठीक है।